हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। बहुत डीप में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको इतना जानना है कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, यानी किन किन इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे कि हम एग्रीकल्चर इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। बाकी एग्रीकल्चर इनकम में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, इसके प्रीवियस वीडियो में हम सारे तरीके की इनकम क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम देख चुके थे। तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम। तो द मीनिंग ऑफ टर्म एग्रीकल्चर इनकम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। यानी ए बोला गया कि एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, यानी कोई लैंड आपने किसी को लीज वगैरह पे दे दी, या कुछ भी उस पर रेंट ले रहे हो, या कोई भी रेवेन्यू उस पर रिसीव हो रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और किसी पर्पस से नहीं यूज हो रही है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज हो रही है और इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक। नेक्स्ट है एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, यानी आप उस पर खेती वगैरह करते हो, खेती करके सामान मंडी में बेचते हो, मतलब वो सब गेहूं चावल वगैरह बेच के उस पर जो इनकम मिल रही है आपको, तो उसको भी आप एग्रीकल्चर इनकम कहोगे। एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड विच रेंडर्स द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, यानी आप वहाँ पे भी हो सकता है कि ट्रैक्टर वगैरह का यूज करके, थ्रेशर और ये सब करके प्रोसेस कर रहे हो, कल्टीवेटर के थ्रू वहाँ पे कर रहे हो, जिससे कि प्रोड्यूस को आप मार्केट तक ले जा सको। द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, ये सारी इनकम्स जो है वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। नेक्स्ट है एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, यानी उस पर्टिकुलर लैंड पर अगर कोई फार्म हाउस बना हुआ है, तो वहां पे अगर आपने उस फार्म हाउस को किसी को दे दिया है, बेच दिया है, रेंट पे दिया है, उससे कोई इनकम आ रही है आपकी, तो उसे भी एग्रीकल्चर इनकम में ही रखा जाएगा। नोट यहाँ पे दिया गया कि कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अगर बेची जा रही है, उससे जो कैपिटल गेन हो रही है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे, ये रूरल एरिया में सिर्फ होगा अगर आप खेत बेच रहे हो। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हैं, तो इनकम जो लैंड से होगी उसे हम एग्रीकल्चर इनकम के नाम से जानेंगे। तो लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, इफ द लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द इनकम फ्रॉम सच लैंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। और अगर बाहर, इंडिया से बाहर वो लैंड सिचुएटेड है, तो पहली बात तो वो इंडियन इनकम ही नहीं कहलाएगी और उसको एग्रीकल्चर इनकम हम नहीं बोलेंगे। लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, किसी माइनिंग वगैरह के पर्पस से नहीं यूज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस से यूज होनी चाहिए। इट मीन्स टाइलिंग ऑफ द लैंड, वाटरिंग इट, sowing of the seeds, planting and similar operations on the land must be carried out by the SSC। वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए, वहाँ पे आप जुताई कर रहे हो लैंड की, उस पर सिंचाई कर रहे हो, बीज बो रहे हो, या फिर कोई और प्लांट वगैरह लगा रहे हो, या सिमिलर ऑपरेशंस कर रहे हो, तभी आप उसको एग्रीकल्चर लैंड कहोगे और उससे होने वाला जो इनकम है उसको एग्रीकल्चर इनकम कहोगे। ठीक। नेक्स्ट है द रिसीवर ऑफ द इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड, यानी जो लैंड से उसको पैसा मिल रहा है उसका इंटरेस्ट भी उस लैंड में होना चाहिए। अगर कोई और रिसीव कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। द लैंडलॉर्ड और टेनेंट और अन सफरक्चुअरी मॉर्टगेज ऑफ द लैंड हैज एन इंटरेस्ट इन द लैंड। ठीक। तो लैंडलॉर्ड के पास हो सकता है, टेनेंट जो वहां पे रह रहा है, मतलब किराए पे है जिसने ले रखी है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है। और इसके बाद ये, इसका हमको में नहीं पता कि क्या पढ़ते हैं इसको। अगर लैंड पे कोई मॉर्टगेज दे दिया गया है तो उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है। इफ अ पर्सन परचेजेज अ स्टैंडिंग क्रॉप एंड आफ्टर कटिंग इट सेल्स इट, अगर किसी ने स्टैंडिंग क्रॉप, कई बार फसल खरीद ली जाती है, जैसे आम के बगीचे होते हैं वो पूरे बिक जाते हैं, या गेहूं बोया गया तो पूरी फसल खरीद ली जाती है और फिर उसको काटने के बाद उस फसल को बेच देता है एंड मेक्स अ प्रॉफिट, सच प्रॉफिट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि वो आपकी
जो लैंड थी नहीं जहाँ पे आपने उगाया और फिर उसको बेच के पैसा पाया। तो एग्रीकल्चर इनकम हम तभी कहेंगे जब आपकी खेती है खुद की, मतलब आपका खेत है, उस पे आपने कोई फसल उगाई, उसको काटा, उसको बेच के कोई प्रॉफिट उगाया है। तो द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, और अगर खेती से कोई इनकम होती है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे ही। एंड इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब इनडायरेक्ट कोई अगर एग्रीकल्चर इनकम, जैसे आप सैलरी के थ्रू कहीं से ग्रेन्स खरीद रहे हो फिर उसको बेच रहे हो, देन उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कैटेगरी में नहीं रखते हैं। द सैलरी ऑफ अ फार्म मैनेजर और डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। अगर फार्म मैनेजर किसी को हमने रखा है जो हमारा फार्म हाउस और खेत वगैरह ये सब की देख रेख करता है, तो वो भी खेत से ही, खेत की वजह से उसको सैलरी वगैरह दे रही है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। और अगर कोई कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगी हुई है, उससे आपको कोई डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप किसी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हो। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कौन कौन से होती हैं। तो रेंट या रेवेन्यू अगर आपको लैंड से मिल रहा है, तो जो हम लोग पार्ट उसमें डायग्राम में देख ही चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, तो कोई भी खेती वाला काम आप कर रहे हो तो उससे हो जाएगा। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, यानी आप किसी का काम लेके थ्रेसिंग वगैरह करते हो, ट्रैक्टर वगैरह किराए पे देते हो, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस, और आप किसी उसको इनकम डिराइव फ्रॉम द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस्ड, तो गेहूं वगैरह काटा गया उसको आपने बेच दिया, उससे जो पैसा मिला उसको एग्रीकल्चर इनकम में रखा जाएगा। इवन इफ ही कीप्स अ शॉप फॉर द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, हो सकता है कि उसने एक दुकान रखी हो उस पर्टिकुलर सामान को बेचने के लिए, लेकिन उसने खेती के थ्रू ही वो प्रोड्यूस उगाया है, इस वजह से उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में ही रखा जाएगा। इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, तो फार्म हाउस से जो भी इनकम होगी उसको भी एग्रीकल्चर इनकम के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस के बारे में बोला गया, तो इतना ये कंडीशंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी आप एग्रीकल्चर इनकम कैसे कंप्यूट करोगे। तो एग्रीकल्चर इनकम बाय वे ऑफ रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जैसे ट्रीट किया जाता है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिल्डिंग इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर किसी एग्रीकल्चर बिल्डिंग से आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में चला जाएगा। एनी अदर एग्रीकल्चर इनकम इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, और किसी दूसरी तरीके की अगर एग्रीकल्चर इनकम रिसीव होगी तो वो किस हेड में जाएगी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन में, ठीक। तो अगर पेमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा का एक्सीड हो रहा है अंडर 1 और 3, मतलब 1 मतलब जिसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ट्रीट करते हैं, और बिजनेस प्रोफेशन में विदाउट अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट इवन देन द होल अमाउंट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो अगर पेमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और वहाँ पे चेक वगैरह का यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो पूरा डिडक्शन जो है आपको अलाउ है इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम के रूप में। एनी सम पेबल बाय द एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ एनी टैक्स लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एग्रीकल्चर इनकम शैल बी डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग द एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट की जा रही है, तो जो भी आपने टैक्स वगैरह अगर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है अपनी लैंड पे, तो वो टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देयर इज अ लॉस, सच लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है उससे रिलेटेड, तो लॉस भी डिडक्ट करके तभी एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट की जाएगी। वेयर द एसएससी इज अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज शेयर इन द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसोसिएशन और बॉडी इज लॉस, तो उसका जो शेयर है वो लॉस में आ रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम से बियर कर सकता है। सच लॉस शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी, किसी और एग्रीकल्चर इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, जो आपको हुई है उसी में
किया जाएगा। इफ देयर इज लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम इन द फॉलोइंग 8 years provided the return of income has been filed and such loss has been determined by the assessing ऑफिसर। क्योंकि हम इनकम टैक्स एडवांस में भरते हैं और आपने पहले इनकम टैक्स दे दिया है, जबकि आपको इस बार लॉस हो गया है, तो उस लॉस को आप एग्रीकल्चरल इनकम के थ्रू ही सेट ऑफ कर सकते हो अगले 8 सालों में। नेक्स्ट बोला गया कि वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन मेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स इज अ लॉस, द लॉस सो कंप्यूटेड इज इग्नोर्ड एंड नेट एग्रीकल्चर इनकम इज डीम्ड टू बी नील। और वहां पे अगर किसी तरीके का लॉस जो है आ रहा है और उसको इग्नोर कर दिया गया है बाकी सारे रूल्स के मतलब आधार पे, तो उस लॉस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा और नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। द नेट एग्रीकल्चर इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 और नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको भी मल्टीपल ऑफ ₹10 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा और भी चीजें हमको देखनी है, वो भी देख लेते। तो एग्रीकल्चरल इनकम के बाद हम देख लेते हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, जिसमें हमको पढ़ना है कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे तय किया जाता है एसएससीज का, और उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कैसे होती है, जिसको हम बेसिस ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंस ऑफ एसएससी कैसे निकाला जाता है, तो द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी along with his residential status is determined with reference to his residence in India in the प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल वो कितने साल इंडिया में रहा है, अगर वो बाहर आता जाता रहा है तो उसी हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी भी क्रिएट होती है। रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक, यानी रेजिडेंट आपको बोला गया कि आप यहाँ के रेजिडेंट हो कि नहीं या सिटीजन हो कि नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सिटीजन तो आप कहलाओगे, लेकिन रेजिडेंट हो कि नहीं हो ये आपके प्रीवियस ईयर पे आप कितने दिन रहे हो इस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप, यानी आप कहाँ के सिटीजन हो इससे कोई लेना देना नहीं है टैक्स का। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो अप्लाई होगा आप कहीं के भी सिटीजन हो, आप इंडिया में कितने दिन रहे हो प्रीवियस ईयर में, जिस साल की इनकम पे आपका टैक्स लगने वाला है उसी चीज को हम यहाँ पे कह सकते हो कंसीडर करेंगे। तो एन इंडियन में बी नॉन रेजिडेंट एंड अ फॉरेनर में बी रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो रेजिडेंट जो है कोई इंडियन जो है वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है, जैसे एनआरआईज जिनको हम कहते हैं, और फॉरेनर अगर बहुत दिन से यहाँ रह रहा है तो वो इनकम टैक्स पर्पज से रेजिडेंट भी हो सकता है। तो रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बट सिटीजनशिप कैन नॉट बी चेंज एवरी ईयर। तो हर साल सिटीजनशिप चेंज नहीं होती है, आप यहाँ रह जाओगे, सिटीजनशिप का क्राइटेरिया कुछ और होता है, वो हर साल चेंज नहीं होती, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेंज होता रहता है। तो अ पर्सन में बी अ रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। सेम प्रीवियस ईयर में वो कई कंट्रीज में रेजिडेंट हो सकता है, जहाँ पे हर जगह उसको इनकम टैक्स देना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स की बात की जाए तो on the basis of residence the SSCs are divided into 3 categories: persons who are resident in India popularly known as ordinarily रेजिडेंट। ठीक, जो पर्सन्स इंडिया में रेजिडेंट हैं उनको हम ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहते हैं, जिनका आना जाना नहीं होता, परमानेंटली यहीं रहते हैं, जैसे हम जैसे लोग नाकारा, कहीं हम लोग कहीं घूमने उमने नहीं जाते, हम लोग यहीं रहते हैं। नेक्स्ट, पर्सन्स हु आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी वो ऑर्डिनरीली इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर आना जाना बिजनेस ट्रिप ये सब करते रहते हैं। और पर्सन्स हु आर नॉन रेजिडेंट, यानी इंडिया में नहीं रहते हैं, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, कभी कभी विजिट के लिए आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले रेजिडेंट्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक, पहला लिया रेजिडेंट, दूसरा लिया नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में एक होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट तो है ही नॉन रेजिडेंट।
ठीक है। तो तीन सबका सेपरेट रूल है जिससे कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हो। रेजिडेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसएससीज। द डिफरेंट काइंड ऑफ एसएससीज आर इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फर्म्स, एसोसिएशंस, कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये सारे जो पर्सन्स हैं, इन सबका जो है रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो अलग तरीके से इवेल्युएट होता है। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, इंडिविजुअल्स का देखेंगे। ठीक, कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे कंप्यूट करते हैं। द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स स्टेटेड हियर अंडर। पहला बोला गया कि रेजिडेंट हम किसको कहेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंडीशंस कौन कौन सी होती। तो देयर आर टू बेसिक कंडीशंस and two additional conditions. टू बेसिक कंडीशंस, टू एडिशनल कंडीशंस। तो रेसिडेंट हम उसी को कहेंगे जो कोई एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा करता हो। ठीक, एक बेसिक कंडीशन और दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा करता हो, हम उसको क्या कहेंगे, रेसिडेंट कहेंगे। ठीक, तो एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। और ये जो दोनों एडिशनल कंडीशन की हमने बात कही वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट के बात की जा रही है। ठीक, तो ही इज इंडिया। तो दो बेसिक कंडीशन जो है वो हैं कौन कौन सी। तो वो जो है प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो। 182 का मतलब क्या हो गया, आपके 6 महीने से ज्यादा रहा हो। ठीक, मतलब आप खुद से देख सकते हो कि 30 दिन का महीना होता है और 3 × 18 182 डेज। ठीक, तो 182 डेज से ज्यादा अगर रहा हो आपके इंडिया में, तो एक तो बेसिक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी ये है कि he has been in India for at least 365 days during the 4 years preceding the previous year as in India for at least 60 days during the previous year। यानी प्रीवियस जैसे मान लेते हैं कि ये चल रहा है 2022। ठीक, तो 2022 तो सॉरी 2022 नहीं, अब तो फाइनेंशियल ईयर 2000 अब ये 22-23 शुरू हो गया है। ठीक, अप्रैल से ही लग गया 22-23। तो अगर हम 21 और 22 में देखें तो वो 60 दिन रहा हो। ठीक, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक, तो अभी वाला जो वो है वो क्या है, 22 और 23, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। ठीक, तो मान लेते हैं कि हम किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो 21 और 22 वाले फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन रहा हो और 21-22 से पहले के जो साल थे। ठीक है, तो 21-22 को छोड़ के यानी 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18, इन 4 सालों में कम से कम एक साल रहा हो, यानी 365 डेज रहा हो। ठीक, इन पहली कंडीशन तो ये बोली गई कि या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो, यानी 6 महीने से ज्यादा वो रहा हो, 6 महीने के आसपास अगर वो रहा है, 182 डेज रहा है, तो एक बेसिक कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई। या फिर अगर वो पिछले साल नहीं रहा है, लेकिन पिछले साल सिर्फ 60 दिन ही रहा, लेकिन उसके पिछले 4 सालों में वो एक साल कम से कम इंडिया में रहा, तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, यानी 365 डेज रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक, तो क्या बोला गया कि इसमें से अगर कोई एक भी बेसिक कंडीशन वो फुलफिल करता है, यानी या तो वो प्रीवियस ईयर में 6 महीना रहा हो या फिर उसके पहले 6 महीना नहीं, हम 182 डेज याद रखेंगे क्योंककि ये कंडीशन हमको याद होनी चाहिए। या फिर वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन ही, लेकिन पिछले प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 सालों में 365 दिन रहा हो, तो हम उसको रेजिडेंट कह सकते हैं। दोनों में से एक, ठीक, पूरी होनी चाहिए। फिर
एक्सेप्शंस कुछ बोले गए 60 डेज के, तो अगर आप क्रू मेंबर हैं, एम्प्लॉई हैं, कहीं आते जाते रहते हैं, तो आपके ये 182 डेज जो हैं प्रीवियस ईयर में, वो 60 डेज की जगह 182 डेज माने जाएंगे। तो एनी इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट or as a member of the crew of an Indian ship must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days। ठीक, तो अगर क्रू मेंबर है तो उसको फिर 60 दिन की जगह 182 दिन जोड़ा जाएगा बेसिक कंडीशन देखने के लिए। और एक्सेप्शंस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो इंडिया से होंगे, ठीक। इसके बाद तो बेसिक कंडीशन की तो हमने बात कर ली। इसके बाद है एडिशनल कंडीशंस। तो एडिशनल कंडीशन में से दोनों पूरी हो गई तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और नहीं पूरी हुई, कोई एक भी अगर नहीं पूरी हुई तो वो सिर्फ रेजिडेंट है, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो बोला गया कि इन फैक्ट इन ऑर्डर दैट एन इंडिविजुअल में बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ही हैज टू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन बिसाइड सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड बेसिक कंडीशन। यानी बेसिक कंडीशन भले आप एक पूरी करते हो तो अभी आप सिर्फ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने हो। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनने के लिए आपको इन दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। आप इंडिया में रहे हो एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक, जो अभी वाला प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के उसके पहले वाले 10 सालों में आप 2 साल रहे हो, ठीक। इसके बाद या और ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल के पिछले 7 सालों में 730 दिन कम से कम आप रहे हो, ठीक। तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन अगर पूरी होंगी तभी आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे। अगर नहीं पूरी हुई, सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी है, तो आप क्या हो, सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक, समझ में आ गई बात। डीम टू बी रेजिडेंट एक बार देख लेते हैं, वैसे काम का नहीं है। तो इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस ऑफ एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर शैल बी डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। द कंडीशन फॉर डीम्ड रेजिडेंशियल स्टेटस अप्लाइज ओनली इफ द टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आप अगर कहीं पे भी मतलब आना जाना करते रहते हो और किसी कंपनी में रेजिडेंट नहीं बन पा रहे हो तो आप इंडिया के डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाओगे अगर आपकी इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है तो, ठीक। तो ये दोनों बात तो पूरी हो गई, ठीक। इसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की गई, तो एडिशनल वही बोल दिया जाएगा कि इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द अबव बेसिक कंडीशन, कोई एक पूरी करता है ए और बी बट डज नॉट सेटिस्फाई द अफोरसेड 2 एडिशनल कंडीशन ही हैज सेट टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कोई भी सिटीजन ऐसा है, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जो बेसिक कंडीशन में तो एक फुलफिल करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा, ठीक। इसके बाद नॉन रेजिडेंट की बात आती है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो कोई भी ना ही बेसिक कंडीशन ना ही एडिशनल कंडीशन किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो कौन हो जाएगा, ही इज सेट टू बी नॉन रेजिडेंट। इन दिस केस एडिशनल कंडीशंस आर इररिलेवेंट। यहाँ पे एडिशनल कंडीशन हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है। तो कभी भी किसी का अगर हमको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है या नहीं। अगर बेसिक करता है तो वो रेजिडेंट तो है, ठीक। नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया, और बेसिक करता है इसके साथ साथ एडिशनल भी करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, और सिर्फ बेसिक ही करता है एडिशनल नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद जो HUF है हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारा जो HUF है
फर्म है मतलब पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो एक ही तरीके से कंप्यूट होता है। अगर रेजिडेंट की बात की जाए तो इन केस में इन एनी प्रीवियस ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से ही चल रहा था, इवन इफ अ पार्ट ऑफ देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर पार्ट ही है तो भी वो इंडिया के रेजिडेंट कहे जाएंगे। ठीक, a resident HUF will be ordinary resident only when its karta satisfied both the additional condition of ordinary resident as an individual। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया कि किसी भी HUF को हम तभी ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे जब उसका कर्ता जो है वो, जो हम लोग अभी एडिशनल कंडीशन दोनों पढ़ चुके हैं ना, 10 सालों में 2 साल और 7 सालों में 730 दिन रहा हो, अगर वो फुलफिल करता है तो वो HUF रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, यानी कर्ता का उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी हो जाता है। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, द क्लॉज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नीड क्लैरिफिकेशन, तो द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स डी फैक्टो एंड नॉट मेयरली द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज, यानी यहाँ पे ही सब कुछ ऑफिस वगैरह सिचुएटेड है। द प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज द प्लेस वेयर द हेड एंड सीट एंड डायरेक्टिंग पावर आर सिचुएटेड, जैसे कर्ता यहाँ रह रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मस्ट बी सिचुएटेड एट द प्लेस वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज बीइंग कैरिड ऑन, यानी किसी और स्टेट में बिजनेस हो सकता है और आपका जो ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का प्लेस है वो कहीं और हो सकता है, लेकिन इन इंडिया ही होना चाहिए। द प्लेस ऑफ बिजनेस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स मस्ट बी सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इन ऑर्डर टू मेक देम नॉन रेजिडेंट, यानी पूरी तरह से, पार्टली भी नहीं, पूरी तरह से अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तभी HUF या फर्म या फिर जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो वो रेजिडेंट में ही आएंगे। और कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आ जाएंगे। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें तो फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो नहीं हो सकते, वो सिर्फ रेजिडेंट होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कोई बात ही नहीं होती है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि कर्ता जो है वो या जो मैनेजर है वो नॉट सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन, और अगर दोनों वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी HUF। ठीक, नॉन रेजिडेंट यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली होली जो है वो आउट ऑफ इंडिया सिचुएटेड है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। ठीक, समझ में आ गया। यानी अब HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में अगर हम देखें तो रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक, रेजिडेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, ठीक, तो वो रेजिडेंट है। HUF के केस में सिर्फ कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है दोनों की दोनों तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में नहीं होगा। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। कंपनीज पे चलते हैं। कंपनीज में रेजिडेंट कब कहा जाएगा? अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी है यानी इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस जो है पूरी तरह इंडिया में है तो उसको हम रेजिडेंट कंपनी कहेंगे। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्यों कहा जाएगा? कंपनी जो है वो कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगी, जैसे कि फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में हुआ था। नॉन रेजिडेंट तब कहा जाएगा जब इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द अफोर्सेड कंडीशन ऑफ रेजिडेंस, यानी वो इंडियन कंपनी भी नहीं है और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट भी यहाँ पे नहीं है, तो इट इज सेट टू बी अ नॉन रेजिडेंट कंपनी। इट मीन्स नाइदर द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी और ना ही उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, यानी वो मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर से कहीं से काम कर रही है। ठीक, समझ में आ गया। तो इंडिविजुअल के केस में हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया हमने। HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के केस में कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया, और कंपनीज के केस में हम कैसे निकालते हैं ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक, तो हमको समझ में आ गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक।
इसके बाद हमको देखना है स्कोप ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी जैसे कोई रेजिडेंट है तो क्या क्या इनकम ऐसी होगी जो ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी। स्कोप यहाँ पे हम देख रहे हैं, इंसिडेंस देख रहे हैं टैक्स का कहाँ तक पड़ता है। ठीक, तो रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, जिसको आप टैक्स लाइबिलिटी कहते हो, दोनों के बीच में यहाँ पे देखना है। और जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो टैक्स पेयर की रेजिडेंशियल स्टेटस पे ही डिपेंड करता है कि कोई चीज अगर उसको रिसीव हुई या अक्रू हुई, रिसीव होने वाली है, उस समय वो इस रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था। ठीक, तो पहली बात यहाँ पे क्या बोली गई, पहला केस यहाँ पे बोला गया है, ठीक, पहला केस बोला गया इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रेजिडेंट। ठीक, अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कोई तो किस तरह से इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी उसकी क्या टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम वॉट एवर सोर्स डिराइव। ठीक, यानी अगर आप रेजिडेंट हो इंडिया के और वो भी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो आपको हर तरीके की इनकम, चाहे बाहर से मिली हो, इधर से मिली हो, उधर से मिली हो, कहीं से भी नहीं मिली है, मिलने वाली है, सब पे आपको टैक्स देना ही देना है। इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन सच ईयर बाई और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन वेदर अक्रूड और अराइजन एनीवेयर, चाहे अक्रूड या अराइज कहीं पे भी हुई हो, लेकिन वो रिसीव इंडिया में होने वाली है तो वो टैक्सेबल होगी। अक्रूज और अराइजेज और इज डीम टू अक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर, यानी अक्रू और अराइज यहीं से हो रही, यानी आप एम्प्लॉय यहीं हो, एम्प्लॉयड यहीं हो, यहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आप उस समय अमेरिका गए हुए थे, आपको रिसीव वहां हो रही है, तो भी वो आपके केस में टैक्सेबल होगी। इंडिया में रिसीव हुई, अक्रू अराइज कहीं और से हुई, मान लेते हैं अमेरिका में कोई घर वर बेचा, वहां से आपको पैसा मिला, लेकिन इंडिया में रिसीव हुई तो भी टैक्सेबल। इंडिया में अक्रू या अराइज हुई और रिसीव कहीं और हुई तो भी वो टैक्सेबल। और अक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर, अक्रू और अराइज हो रही है इंडिया के बाहर और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है तो भी वो टैक्सेबल होगी, बिकॉज ही इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक, दूसरा केस बोला गया कि अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, तो वहां पे एक चीज थोड़ा सा हट जाएगी। द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स डिराइव्ड which is received or deemed to be received in India in such year by on behalf of such person whether accrued or arise anywhere। not ordinary resident है यानी वो resident तो है, तो रिसीव हुई इंडिया में, अक्रू अराइज कहीं भी हुई हो, अक्रू और अराइजेज और इज डीम्ड टू अक्रू अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर, यानी रिसीव कहीं भी हुई लेकिन अक्रू अराइज इंडिया में हुई है। अक्रू और अराइजेज टू हिम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन वो जो बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो इंडिया से ही कंट्रोल होता है, सेटअप इंडिया में है, तो अगर ये इंडिया में सेटअप नहीं होता, वहीं से होता, तो नॉन रेजिडेंट के केस में ये चीज टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि रेजिडेंट जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके केस में होती। ठीक, तो यही एक कंडीशन जो है ये इसमें बढ़ जाएगी कि बिजनेस भी इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो यहाँ पे सेटअप है तब तो ठीक है, अगर यहाँ पे सेटअप नहीं है तो ये वाली इनकम जो है उस पर उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट के केस में अगर अक्रू अराइज यहाँ हो रही है और रिसीव यहाँ हो रही है तभी उसको टैक्स देना होगा। तो इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन सच अ ईयर और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन वेदर अक्रूड और अराइजिंग एनीवेयर, कहीं भी अक्रू अराइज हुई, इंडिया में वो इनकम आ गई, रिसीव हो गई, तो आप नॉन रेजिडेंट होते हुए भी उस पर टैक्स दोगे। या अक्रू अराइज इंडिया में हुई, आपको रिसीव भले आउट ऑफ इंडिया हुई हो, तो आपने जनरेट यहाँ से की है इनकम, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो हर तरीके की इनकम आप कह सकते हो, कोई भी इनकम, चाहे वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई हो, कहीं कुछ भी हो, आपको टैक्स देना ही देना है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में रिसीव इंडिया में हुई हो, अक्रू अराइज इंडिया में हुई हो, अगर आउटसाइड इंडिया रिसीव भी हुई तो सेटअप जो बिजनेस का था वो इंडिया में था,
तो उसी पे टैक्स लगेगा। अगर नॉन रेजिडेंट की बात करें हम, तो रिसीव इंडिया में होनी चाहिए और अक्रू अराइज इंडिया में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई ऐसी इनकम है जो आपको आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है और जो बिजनेस है वो सेटअप है इंडिया में, तो भी आप नॉन रेजिडेंट हो तो वो पैसा आपको इंडिया में नहीं देना होगा। अक्रू अराइज इंडिया के बाहर होनी चाहिए। ठीक, अब रिसीव्ड यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंसिडेंस टैक्स लाइबिलिटी की सिर्फ बात की जा रही है। डीम टू बी रिसीव्ड बोला गया कि कोई एनुअल एक्रीशन है, यानी वहां पे आपको पैसा अभी मिल जाएगा नहीं मिलेगा। अक्रू अराइज मिलने का मतलब कि राइट टू रिसीव जो है वो आप ही के पास में है। डीम टू अक्रू और अराइज यानी मान लिया गया है कि आगे चल के आपको इनकम वो रिसीव होने वाली है। ठीक, इसके बाद जो वो हो गया। नेक्स्ट जो बोला गया कि सैलरी अर्नड इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सैलरी जो है इंडिया में अर्न हुई, यहाँ के बिजनेस से, यहाँ पे आप एम्प्लॉयड थे यहाँ मिली, लेकिन आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई तो वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया, यानी वो बाहर इंडिया में इंडिया के बाहर सर्विस दे के आया, लेकिन सैलरी जो है गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है तो वो भी वो टैक्सेबल होगी। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक, तो ये सब अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, यानी आप बाहर रहते हो, इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी क्या मानी जाएगी, डीम टू अक्रू अराइज इंडिया माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी या लोन वगैरह मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अक्रू अराइज इंडिया में माना जाएगा। बाय वे ऑफ रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी मिल रही है तो भी वो अक्रू अराइज इंडिया माना जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आप वहां से बैठ के कोई टेक्निकल सर्विसेज पे फीस चार्ज करते हो, उसका टैक्स आपको इंडिया में देना होगा। और कुछ और इनकम्स हैं जिन पे आपको ऐसे देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक ब्रीफ में बताया गया कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तीनों के केस में, यानी रिसीव इंडिया में हो गई तो तीनों को ही उस पर टैक्स देना है। इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी रिसीव होने वाली जैसी लग रही है तो भी तीनों को देना होगा। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी अक्रू हो रही है या अराइज हो रही है तो भी तीनों को देना है। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी अक्रू अराइज यहाँ पे हुई, रिसीव भले ना हुई हो तो भी तीनों को देना है। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी रिसीव अब इंडिया के बाहर हुई लेकिन बिजनेस जो सेटअप है वो इंडिया में है तो दोनों को तो देनी होगी, नॉन रेजिडेंट नहीं देगा। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो ये देगा, ये दोनों फिर नहीं देंगे। और इनकम अक्रूड और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी अक्रू अराइज भी बाहर हुआ, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ इन अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन बाद में इंडिया में भेज दी गई और वो प्रीवियस ईयर में नहीं अर्न हुई थी, बहुत पहले अर्न हुई थी, आई इंडिया अब है, तो तीनों में से किसी को भी इस पे टैक्स नहीं देना होगा। ठीक, तो ये ब्रीफ में समझिए। तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी भी हमको अपनी समझ में आ गई। तो इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर इनकम और टैक्स लाइबिलिटीज देखी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।